हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और आगे भी देता ही रहेगा हमेशा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारे सभी बच्चों को बराबर रूप से बिना किसी विघ्न के साथ जो है एजुकेशन मिलती रहे। तो ये एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आप वीडियोस देखिए। सारे वीडियोस आपको फ्री हैं। आप इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, आप यूपी में हो, बिहार में हो, सभी आपके लिए टोटली रेडी है। बस आपको देखने की देर है और वो भी 100% फ्री मिल रहा है, तो फिर इसका लाभ उठाते रहिए। तो मैग्नेट ब्रेन्स जहां आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है, वहीं आपकी पढ़ाई के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता है। आपके एग्जाम हो, टेस्ट हो, उससे पहले ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करा देता है। तो उसी तरीके से आज जो हम लेकर आ रहे हैं वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पहले आपके पेपर पूछे जा चुके हैं उनको हम लेकर आए हैं। तो ये है हमारी क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम में 2018 में जो पेपर पूछा गया था वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं ये हमेशा बोर्ड एग्जाम से पहले आप एक बार सॉल्व ज़रूर करिए। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्वेश्चंस को समझने में हेल्प करेंगे। देखिए, पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं हर साल के, लेकिन क्वेश्चंस जो है ना वही चैप्टर्स है, उन्हीं से पूछा जा रहा है। बस ये आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें कैसे तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर निर्देश हैं, ध्यान दीजिएगा। निर्धारित समय 3 घंटे का है, पूर्णांक 80 मार्क्स यानी कि 80 नंबर का हमारा ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। अब कुछ निर्देश हैं, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन पूरी तरह से कीजिए। क्या है? इस प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने हैं? 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 4 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं, का, खा, गा और घा। खंड का में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपका एक अपठित गद्यांश और दूसरा है अपठित काव्यांश। तो ये 2 प्रश्न हमारे किस में हैं? खंड का में। फिर आते हैं खंड खा में। खंड खा में आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ये 4 प्रश्न हमारे क्या है? हमारे व्याकरण के 4 टॉपिक पे आधारित हैं। ये हो गए 4 प्रश्न। फिर आते हैं खंड गा। खंड गा में हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं, जो हैं हमारे क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से। इससे प्रश्न हैं। फिर उसके बाद आते हैं खंड घा। खंड घा में 3 प्रश्न पूछे गए हैं जो हमारे रचनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन पर आधारित है, जिसमें निबंध लेखन, पत्र लेखन और विज्ञापन है हमारे पास में। तो फटाफट अब शुरू करते हैं प्रश्न को। तो निर्देश आपको समझ में आ गए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि हमने बताया, खंड का है और खंड का में हमारा पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में दीजिए। तो लमसम आपको 20 वर्ड्स में हर किसी का आंसर देना है। इन सभी क्वेश्चंस के जो नंबर्स हैं वो अलग अलग रहेंगे। कोई 2 मार्क्स का है, कोई 1 मार्क्स का है, ठीक है। लेकिन ये टोटल हमारा कितना? 8 मार्क्स का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, हम गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने कोई 12 साल पहले कहा था, जब ये गद्यांश लिखा गया था तब से वो 12 साल पहले बोला गया था। क्या है? मैं बुराई करने वालों को सजा देने का उपाय ढूंढने लगूं तो मेरा काम होगा उनसे प्यार करना, धैर्य और नम्रता के साथ उन्हें समझाकर सही रास्ते पर ले आना। इसीलिए असहयोग या सत्याग्रह घृणा का गीत नहीं है। असहयोग का मतलब बुराई करने वाले से नहीं है, बल्कि बुराई से असहयोग करना है। मतलब जो व्यक्ति बुराई कर रहा है हमें उससे घृणा नहीं करनी है, लेकिन जो बुराई हो रही है हमें उससे घृणा करनी है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बुराई कर रहा है उसे हम समझा कर सुधार सकते हैं, लेकिन जो बुरी चीज है वो हमेशा बुरी ही रहती है। आपके असहयोग का उद्देश्य बुराई को बढ़ावा देना नहीं। अगर दुनिया बुराई को बढ़ावा देना बंद कर दे तो बुराई अपने लिए आवश्यक पोषण के अभाव में अपने आप मर जाएगी। मतलब अगर हम बुराई का साथ नहीं देंगे तो ये धीरे धीरे अपने आप ही मर जाएगी, क्योंकि उसको खाने के लिए कोई मिलेगा ही नहीं। अगर हम यह देखने की कोशिश करें कि आज समाज में जो बुराई है उसके लिए खुद हम कितने जिम्मेदार हैं, तो हम देखेंगे कि समाज से बुराई कितनी जल्दी दूर हो जाएगी। कोई भी बुराई है उसके लिए हम पूरा तो जिम्मेदार नहीं, लेकिन जितने % भी हम जिम्मेदार हैं, अगर वो अपना % हम वहां से हटा लें तो धीरे धीरे बुराई क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम प्रेम की एक झूठी भावना में पड़कर इसे सहन करते हैं
और उस प्रेम की बात नहीं करता जिसे पिता अपने गलत रास्ते पर चल रहे पुत्र पर मोहांध होकर बरसाता चला जाता है। तो मतलब क्या है, अगर पुत्र गलत कर रहा है तो पिता क्या है, वो मोह में अंधा होकर उसके ऊपर अपना प्यार बरसाता जाता है। वो नहीं देखता कि अगर बेटा गलत कर रहा है तो आप उस मोह को एक जगह त्याग दीजिए, उसे गलत जानने से रोकिए। उसकी पीठ थपथपाता है। और ना मैं उस पुत्र की बात कर रहा हूं जो झूठी पितृभक्ति के कारण अपने पिता के दोषों को सहन करता है। यही चीज पिता पुत्र पे भी लागू होती है। अगर पिता कुछ गलत कर रहा है तो बेटा भी जो है पितृभक्ति के कारण कुछ नहीं बोलता। मैं उस प्रेम की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जो विवेक युक्त है और जो बुद्धि युक्त है। यानी कि ऐसा प्रेम हमें करना चाहिए जिसमें हमारा विवेक, यानी कि हमारे सभी सेंसेस काम करें कि क्या गलत है क्या सही है। ये नहीं है कि बस भाई ये हमारा रिश्ता है, हम अंधे होकर करते हैं, अगर कोई गलत कर रहा है तो हम गलत में भी साथ देते जाएं। और जो एक गलती की ओर से आंख बंद नहीं करता, यह सुधारने वाला प्रेम है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसे रोकना है, ना कि आंख बंद करके उसको उसी के पीछे हमें चल देना है। तो ये हो गया अपठित गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। गांधी जी बुराई करने वालों को किस प्रकार सुधारना चाहते थे? प्रश्न है 2 नंबर का। गांधी जी बुराई करने वालों को उनसे प्यार करके धैर्य नम्रता के साथ उन्हें समझाकर सही रास्ते पर लाना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है बुराई को कैसे समाप्त किया जा सकता है? अगर बुराई है तो उसे हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? यह प्रश्न भी 2 नंबर का है। बुराई को असहयोग से समाप्त किया जा सकता है, मतलब हम उसमें अगर कोई पार्ट नहीं बनेंगे तो बुराई अपने आप समाप्त हो जाएगी। असहयोग का मतलब बुराई करने वाले से नहीं बल्कि बुराई का साथ ना देना है। मतलब हमें क्या है, बुराई, हमें जो साथ किससे नफरत नहीं करनी है, जो बुराई करा उससे नहीं, हमें जो बुरा काम हो रहा है हमें उससे नफरत करनी है। प्रेम के बारे में गांधी जी के विचार स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न भी हमारा 2 नंबर का है। प्रेम के बारे में गांधी जी के विचार यह है कि जो विवेक युक्त, बुद्धि युक्त और जो एक भी गलती की ओर से अपनी आंखें बंद नहीं करे, पुत्र के प्रति पिता का अंधा मोह और पिता के प्रति पुत्र की झूठी पितृभक्ति प्रेम नहीं हो सकती है। तो हमें प्रेम क्या है एक्चुअल में, जब हम जिससे प्यार करते हैं तो जो अगर वो गलत कर रहा है तो हमें उसका साथ नहीं देना और उसे भी गलत करने से रोकना है। ये नहीं कि हम उसमें आंख बंद करके उससे प्यार करें। अगर वो गलत कर रहा है तो हम उसके गलत में भी साथ दें, तो ये गलत होता है। नेक्स्ट है असहयोग से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न हमारा 1 नंबर का है। असहयोग का अर्थ है साथ न देना। यहाँ पर गांधी जी का असहयोग का अर्थ है बुराई में साथ न देना। मतलब अगर हम जिससे प्रेम करते हैं, चाहे हमारे पिता हो, हमारा भाई हो, माता हो, कोई भी हो, हमारा सहयोगी हो, मित्र हो, अगर वो कहीं बुराई कर रहा है तो हमें उसकी बुराई में साथ नहीं देना है और साथ ही उसको समझाना है कि ये बुरा है। तो इसको हम क्या कह लेंगे? असहयोग। नेक्स्ट है उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो यहां पर क्या होगा? उपयुक्त शीर्षक है समाज से बुराइयों का अंत। हम समाज से बुराइयों का अंत किस प्रकार कर सकते हैं, ये चीज हमें बताया गया है। तो ये प्रश्न है हमारा 1 नंबर का। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 2 पे। यहां पर हमारे पास अपठित काव्यांश दिया गया। इस काव्यांश को हम पढ़ेंगे और फिर इस पर आधारित प्रश्न करेंगे और ये हमारा पूरा 7 मार्क्स का होगा। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में हमें देने हैं। हर प्रश्न के उत्तर हमें लगभग 20 शब्दों में देने हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले काव्यांश शुरू करते हैं। तुम्हारी निश्चल आंखें तारों सी चमकती हैं, मेरे अकेलेपन की रात में आकाश में प्रेम। पिता का दिखाई नहीं देता है, जरूर दिखाई देती होगी नसीहतें। नुकीले पत्थरों सी दुनिया भर में पिताओं की लंबी कतार में, पता नहीं कौन सा कितना करोड़वां नंबर है मेरा। पर बच्चों के फूलों वाले बगीचों की दुनिया में तुम अव्वल हो पहली कतार में मेरे लिए। मुझे माफ करना, मैं अपनी मूर्खता और प्रेम में समझता था मेरी छाया के तले ही सुरक्षित रंग बिरंगी दुनिया होगी तुम्हारी। अब जब तुम सचमुच की दुनिया में निकल गई हो, मैं खुश हूं सोचकर कि मेरी भाषा के अहाते से परे
तो है तुम्हारी परछाई। तो एक पिता अपनी बेटी के लिए यहाँ विचार व्यक्त कर रहा है कि मैं एज अ फादर जो है, हो सकता है पता नहीं कौन से नंबर पे आता हूँ, लेकिन एक मैं अगर अपनी निगाह से इस दुनिया के बच्चों में देखूं तो तुम मेरे लिए सबसे पहले नंबर पर आती हो। अपनी बेटी के लिए वो बोल रहा है। आज बेटी जो है बड़ी होकर वो अपने घर के, अपने पिता के दायरे से बाहर निकल कर कार्यरत है, पढ़ाई करने गई हो, चाहे विवाह हो गया हो, ये मेंशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो उसे बड़ा खुश है कि वो मेरी ही परछाई बनकर आज उस दुनिया में चल रही है। बच्चे माता पिता को उदासी में उजाला भर देते हैं, ये भाव किन पंक्तियों में आया है? तो ये आपको पंक्ति उस काव्यांश से निकालकर यहाँ रखनी है जिसमें बच्चे जो हैं उदासी, जब पेरेंट्स उदास होते हैं तो वहाँ पर भी उनके लिए मुस्कुराहट ले आते हैं। तो क्या होता है? तुम्हारी निश्चल आंखें तारों से चमकती हैं, मेरे अकेलेपन की रात में अंधकार, रात के आकाश में। तो किस तरीके से अंधेरे की रात का मतलब होता है जब मैं निराश होता हूँ, उस आकाश में तुम तारों से चमक उठती हो, अर्थात तुम मुझे उजाला देती हो, खुशी देती हो, निराशा में भी आशा की एक किरण देती हो। नेक्स्ट है, प्रायः बच्चों को पिता की सीख कैसी लगती है? जब पिता कोई सीख देता है बच्चों को तो कैसी लगती है? प्रायः बच्चों को पिता की सीख नुकीले पत्थरों की तरह लगती है। कोई भी, हम ही होंगे या आप ही होंगे, अगर पापा कुछ कहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन यकीन मानिए माता पिता अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बहुत कुछ बताते हैं और कोशिश करते हैं कि बाहर दुनिया से आपको बचा सके। इसलिए उनकी नसीहतें क्या है? वो आपको बाहर की बुरी दुनिया से बचाना चाहते हैं, इसलिए वो नसीहतें देते हैं ताकि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। जो स्ट्रगल उन्होंने नहीं किया, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको नसीहतें देते हैं कि आप ये सारी चीज़ें मान लीजिए, मगर वो हमें बहुत बुरी लगती हैं। माता पिता के लिए अपना बच्चा सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है? बच्चे से अत्यधिक प्रेम के कारण माता पिता को अपना बच्चा सर्वश्रेष्ठ लगता है। अगर 50 बच्चे खड़े होंगे तो उन 50 बच्चों में जो माता पिता होंगे उन्हें सिर्फ अपना ही बच्चा दिखाई देगा, वो बाकी 49 बच्चे नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ वो एक अपना बच्चा हमें दिखाई देता है और वही हमें सबसे प्यारा लगता है। तो इसलिए क्यों है? क्योंकि माता पिता के अंदर जो है बहुत सारा प्रेम होता है अपने बच्चे के लिए। कवि ने किस बात को अपनी मूर्खता माना है और क्यों माना है? कवि ने इस बात को अपनी मूर्खता माना है कि एक बच्चा अपने माता पिता की छाया के नीचे भली भांति फल फूल सकता है और खुश रह सकता है। तो हम ये सोचते हैं ना, क्या कहते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं कि बच्चा हमारी छाया के नीचे ही फल फूल सकता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो अपनी समझ के हिसाब से वो अपनी दुनिया में आगे बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारी समझ में ही रहता है। तो यही चीज़ को कवि ने मूर्खता माना है। भाव स्पष्ट कीजिए, प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता, यानी कि जो पिता हैं वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। माँ का प्रेम दिखाई देता है क्योंकि माँ व्यक्त कर देती है, लेकिन पिता का प्रेम दिखाई नहीं देता। पिता क्यों है? उसको व्यक्त नहीं करते हैं, इसलिए नहीं दिखता है। तो देखिए क्या है, पिता बच्चे से के प्रेम में यदि सही मार्ग दिखाने के लिए उसे नसीहत देता है तो बच्चों को वे नसीहतें नुकीले पत्थर की तरह चुभने लगती हैं। बच्चा उन नसीहतों के पीछे पिता के छिपे हुए प्रेम को नहीं देख पाता। पिता क्या है, माँ कहती है कि नहीं तुम आ नहीं जाओ, लग जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन पिता क्या है, नसीहत देता है, वो इनडायरेक्टली आपको समझा रहा होता है कि ये बात मान लो। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा प्रेम छुपा है, मैं तुम्हें आगे आने वाली मुसीबतों से बचाना चाह रहा हूँ। तो वो नसीहतें जो आपको चुभ रही हैं वो पिता का प्रेम ही होता है, आपको बुराई से बचाने के लिए, आपको तकलीफ से बचाने के लिए। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 में निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, वाक्य पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं, जो है हमारे 3 नंबर के प्रश्न होंगे। तो क्या है हमारे पास, बाल गोविंद जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया है, आश्रित उपवाक्य छांटकर भेद लिखिए। तो अब यहाँ पर अगर हम ये वाक्य पढ़ें तो ध्यान दीजिए कि क्या बात मुख्य रूप से कही जा रही है। बाल गोविंद जानते थे, ये हमारा क्या है, मुख्य उपवाक्य है, और आश्रित उपवाक्य हमारा क्या होगा, अब बुढ़ापा आ गया है, और ये हमारा भेद होगा, संज्ञा उपवाक्य है ये। नेक्स्ट है, मॉरिशस की स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हो गया, मिश्र वाक्य में बदलिए। ये एक सरल वाक्य है,
क्या है, सरल वाक्य। और मिश्र वाक्य में जब हम बदलते हैं तो नियम क्या करना होता है, हमें वाक्य को दो भागों में बांटना है और एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर डिपेंड करना है अव्यय लगाते हुए। तो अब यहाँ पर क्या है मिश्र वाक्य में, जब मॉरिशस की स्वच्छता देखी तब मन प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर देखिए जब और तब जैसे जो हमने आपके अव्यय लगाए, इससे एक वाक्य को हमने दूसरे वाक्य पर डिपेंड कर दिया। पहला वाक्य हमारा किस पे, इस पे डिपेंड हो गया, मॉरिशस की स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हो गया। नेक्स्ट आते हैं गा। गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। इसे सरल वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पर किस तरीके से गुरुदेव यानी कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी कुर्सी पर बैठे हुए थे और वो प्रकृति का आनंद ले रहे थे, ये हमारा संयुक्त वाक्य में है, जिसे हमें क्या करना है, सरल वाक्य में बदलना है। तो कैसे हमने बदला, देखिए गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 4 पे। यहाँ पे हमारे वाच्य आधारित प्रश्न हैं, ये हैं हमारे 4 मार्क्स के, यानी कि 4 नंबर के पूछे गए हैं। ध्यान से देखेंगे। पहला, मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। अब ये हमारा क्या है, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो क्या, मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, तो ये हमारा क्या है, एक कर्तवाच्य में है, इसे हमें बदलना है कर्मवाच्य में। तो कैसे होगा, कॉलेज वालों के द्वारा मई महीने में शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया गया। यहां हमने के द्वारा लगा के इसको क्या कर दिया, कर्मवाच्य में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट आए, देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है। अब क्या है, देशभक्तों, अब इसे हमें किस में बदलना है, कर्तवाच्य में। ये एक भाववाच्य में दिया है जिसे हमें कर्तवाच्य में बदलना है। तो कैसे होगा, देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं, किया जाता है, और यहां पर हम इसको क्या कर देंगे, करते हैं। तो इससे ये हो जाएगा एक कर्तवाच्य में तब्दील। मेन हमें क्रिया को डिपेंड करना है। अगर हमें वाक्य में कर्ता भी नहीं मिलता है तो क्रिया पे मेन ध्यान दीजिए। उस क्रिया को हमें अगर हम कर्ता पे डिपेंड कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ करते हैं अगर नहीं भी दिया है, यहाँ पर कौन है, कौन याद कर रहा है, तो हम उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमने क्रिया कैसी कर दी, हमने जो लोग भी याद करते हैं उनके ऊपर डिपेंड कर दी। खबर सुनकर वह चल भी नहीं पा रही थी, भाववाच्य में बदलिए। चल नहीं पा रही थी, एक क्या है, कर्तवाच्य में है। अब इसे भाववाच्य में है तो क्या हम इसको लिखेंगे, क्रिया पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, खबर सुनकर उससे चला भी नहीं जा रहा था। अब यहाँ पर हमने देखिए चला भी नहीं जा रहा था, ये हमने सीधे किस पे डिपेंड कर दिया, भाव पे डिपेंड कर दिया। जबकि यहाँ पर वो चल भी नहीं पा रही थी, ये किस पर था, वह पे डिपेंडेंट था। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्रिया में तब्दील किया। जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। तो ये आपको बदलना है कर्तवाच्य में। तो यहाँ पर इसको हमें कैसे बदलना है, सबसे पहले जिसने किया होगा, तो हमें जिसने, जो करता है। जैसे जिस आदमी ने, तो यहाँ पर क्या, जिस आदमी ने पहले किया होगा, तो जिस आदमी ने आग का आविष्कार किया वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। इसको हमने सीधे सीधे क्या कर दिया, बदल दिया कर्तवाच्य में। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 5 में। यहाँ पर हमारे पास हमारे पद परिचय टॉपिक पर एक प्रश्न दिया गया है। ये हमारा कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। अब इसमें 4 शब्दों में हमारे पास में लगा है। जैसे यहाँ पर पहला है गांव की, दूसरा है मिट्टी, तीसरा है मैं और चौथा है तरस गया। ये 4 वर्ड्स पे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इन 4 वर्डों पे अंडरलाइन वर्ड है, इनका हमें पद परिचय करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है गांव की। अब गांव क्या है, गांव एक जगह का नाम है, तो ये संज्ञा हुआ। अब एक गांव से मतलब इससे बहुत, किसी भी गांव के बारे में, सभी गांव के बारे में हमें पता चल रहा है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब ये हमारा संबंध, क्योंकि की लगा हुआ है तो वो संबंध कारक की पहचान है, जातिवाचक है और एक वचन है क्योंकि एक गांव की बात हो रही है। फिर आते हैं मिट्टी। मिट्टी भी क्या है, एक चीज है, ये संज्ञा है। फिर ये जातिवाचक संज्ञा आएगी क्योंकि इसे बहुत, कोई सभी मिट्टी के बारे में बात करी, पर्टिकुलर एक मिट्टी के बारे में तो बात नहीं करी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये एक जातिवाचक संज्ञा है।
एक वचन है और कर्म कारक है। अब कर्म कारक क्यों है, यहाँ पर ये कर्म बता रही, को, मिट्टी को छूने के लिए मैं तरसता हूँ। आप अगर जैसे जहाँ पर नहीं हो कारक तो आप लगाकर भी पता कर सकते हो। तो यहाँ पर कारक नहीं था, लेकिन मिट्टी एक कर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कर्म कारक। फिर आते हैं मैं क्या है, सर्वनाम शब्द है, ये आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में और उत्तम पुरुष में, क्योंकि मैं हूं तो क्या होगा, उत्तम पुरुष। एक वचन है, सिंपल सी बात है, और ये हमारा पुरलिंग है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, पुरलिंग, एक वचन और कर्ता कारक है। ये कर्ता कारक क्यों, क्योंकि मैं तरस रहा हूं तो भाई मैं ही करता हुआ ना, तो ये हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। फिर अब तरस गया क्या है, ये एक क्रिया है, क्या है, क्रियापद बंध है, और ये अकर्मक है, यानी क्या, कर्मक क्रिया है। आपको नहीं पता हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्या तरस गए हो, हमें आंसर नहीं लिख रहा है तो इसलिए कर्मक क्रिया है। भूतकाल है, पुरलिंग है और एक वचन है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 पे हमसे हमारे व्याकरण के चौथे टॉपिक रस पर प्रश्न पूछे गए हैं। ये होगा हमारा 1 नंबर का। देखिए क्या है, रति किस रस का स्थायी भाव है। रति किस रस का स्थायी भाव होता है, श्रृंगार रस का। अच्छा, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। दोनों का ही स्थायी भाव हमारा रति ही रहता है। अब एक करुण रस का स्थायी भाव क्या है, ये आपको बताना है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुणा मतलब होता है जहां पर हम दुखित हों वो, तो वही क्या है, करुण। और शोक मतलब जहां पर हम तकलीफ में हैं, व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ये रस मोस्टली कब, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब ये जो है रस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हास्य रस का एक उदाहरण दीजिए। हास्य रस के तो बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको जो याद हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो ये एक हास्य रस का उदाहरण हमने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। अब हमको क्या लिखना है, पहले पंक्ति पढ़नी है फिर रस को पहचानना है। मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो वो कह रहे हैं, हे मित्र तुम मुझे जो है सुकुमार नहीं मानो, मैं यमराज से भी लड़ने को तैयार हूं। अब यहाँ पर लड़ाई धड़ाई की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अर्जुन की वीरता जो है वो व्यक्त हो रही है। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से बात कर रहे थे, वहाँ तब का ये है। तो किस तरीके से वो बोलते हैं कि मैं सुकुमार नहीं हूँ, मैं यमराज से भी लड़ने को तैयार हूँ। तो ये क्या है, वीर रस का उदाहरण है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 से हमारा खंड गा शुरू होता है। तो खंड गा हमारा क्या था, हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे। तो दोनों ही पुस्तक क्षितिज और कृतिका दोनों से ही हमारे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए क्या है प्रश्न संख्या 7 में, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में हमें देने हैं। तो जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे लगभग 20 शब्दों में इनके अर्थ हमको जो उत्तर है वो देने हैं। तो ये प्रश्न है हमारा कितना, 5 मार्क्स का है। चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला शुरू कर रहे हैं गद्यांश को। पठित गद्यांश है हमारे क्षितिज बुक के जो गद्य खंड है उसमें से एक चैप्टर का गद्यांश। यहाँ पर हम जैसे हम देख रहे हैं ये हमारा चैप्टर है नेताजी का चश्मा से लिया गया है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अब हालदार साहब जब पहली बार नेताजी की चश्मा मूर्ति देखी थी तो उसमें जैसे नेताजी का रहता है ना गोल फ्रेम का पतला सा चश्मा रहता है, वो चश्मा ना होकर दूसरा चश्मा था। तो उन्हें ताज्जुब हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि चलो कोई मतलब नहीं, अगर कोई चश्मा नहीं था कम से कम उन्हें बिना चश्मे के तो नहीं रखा। तो ये देशभक्ति की भावना थी। दूसरी बार गए तो देखा फिर से चश्मा बदला था, तो ये उनको थोड़ा अलग सा लगा। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है हमारे पास में। हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा और क्यों?
कौन सा प्रयास था? मूर्ति पर चश्मा लगाना। तो क्या हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों के द्वारा नेताजी की मूर्ति का लगाना सराहनीय लगा, क्योंकि इसमें कस्बे वालों की देशभक्ति की भावना दिखाई दे रही थी कि मूर्ति तो उन्होंने लगाई थी और साथ ही साथ चश्मा भी उस पर लगा हुआ था अलग तरीके का, तो ये भाव उनको सराहनीय लगा था। नेक्स्ट है, देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। इस पंक्ति में देश और लोगों की किन स्थितियों की ओर संकेत किया जा रहा है? कौन सी ऐसी स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है कि जहां पर लोग जो हैं वो अब देशभक्ति को मजाक बनाने लगे हैं? हालदार साहब को लगा कि कैप्टन जो मूर्ति का चश्मा बदलता रहता था, पान वाले ने उसका मजाक उड़ाया था। नेताजी की प्रतिमा देशभक्ति की परिचायक थी। हालदार साहब को यह कतई पसंद नहीं था कि प्रतिमा से संबंधित किसी चीज का कोई मजाक उड़ाए। वे बार बार सोचते उस कौम का क्या होगा जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ देश पर न्यौछावर करने वालों पर हंसती है। उन्हें बहुत खराब लगा कि देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज हो गई है। तो इनको इन परिस्थितियों के कारण ये बात लगी कि जो है देशभक्ति मजाक की चीज हो गई, क्योंकि पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बार मूर्ति देखने पर हालदार साहब को उसमें क्या परिवर्तन दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया था? उसमें चश्मा जो है उसका फ्रेम बदला हुआ था, ये उनको परिवर्तन दिखाई दिया था। तो क्या था? दूसरी बार मूर्ति देखने पर हालदार साहब ने देखा मूर्ति का चश्मा बदल गया था। साइकिल पर चश्मा बेचने वाला मूर्ति का चश्मा बदल दिया करता था। मोटे फ्रेम वाले चश्मे की जगह तार के फ्रेम वाले चश्मे ने ले ली थी। मतलब पहला मोटे फ्रेम का चश्मा लगा था, फिर दोबारा जब उन्होंने देखा तो वो तार वाला पतले फ्रेम का चश्मा लगा हुआ था। तो ये चीज जो है दूसरी बार मूर्ति में बदली हुई थी। अब आ गए प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। अब हमारे पास हमारा जो गद्य खंड है, क्षितिज का जो गद्य खंड है, उसके जितने भी अध्याय हैं उनमें से हमारे सामने प्रश्न रखा गया है और उसमें हमें जितने भी हम उत्तर करेंगे सभी के उत्तर हमें लगभग 20 शब्दों में देने हैं। तो ये हमारा है करीबन 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स का प्रश्न है, 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो हमारे ये कितना हो गया? प्रश्न संख्या 8 नंबर का हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न का प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है? कौन सी ऐसी सामाजिक रूढ़ियां हैं जिन पर इस पाठ में प्रहार किया गया, जो लोगों की मान्यता थी लेकिन इस पाठ में वो चीजें मानी नहीं गई हैं? तो देखिए क्या है, समाज में स्त्री द्वारा मृतक को आग देने का नियम नहीं था, आज भी नहीं है। पर बाल गोविंद के पुत्र के क्रियाकर्म के समय पतोहू द्वारा आग दिलाई गई, यह उस समय के नियम के विरुद्ध था। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की चिता को आग अपनी ही बहू के द्वारा दिलवाई थी। तो ये पहली रूढ़ी थी जो उन्होंने तोड़ी। दूसरी रूढ़ी थी अपनी विधवा जो पुत्रवधू थी उसका विवाह कराने की बात करी थी, विधवा विवाह की बात करी थी। तो क्या था? उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाकर पतोहू के पुनर्विवाह पर जोर दिया था। तो यहाँ पर अपनी ही बहू का दोबारा विवाह कराना, यानी कि एक विधवा का विवाह कराने की बात कही थी, अर्थात जो ये बिल्कुल भी माना नहीं जाता था, उस रूढ़ी को इन्होंने तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी शिक्षा प्रणाली में संशोधन की बात क्यों करते हैं? शिक्षा में संशोधन की बात क्यों करी, यानी शिक्षा में जो है वो संशोधन की बात वो किस लिए कर रहे हैं? भाई, स्त्री को शिक्षा देने की प्रवृत्ति पहले समय में नहीं थी, ठीक है, पहले जरूरत नहीं समझी गई, लेकिन आज के समय में जब स्त्री हर क्षेत्र में बाहर निकल रही है, हर काम कर रही है, तो आज का माहौल परिवर्तित हो गया है। तो आज स्त्री को शिक्षा देने की सख्त जरूरत है। देखिए कैसे लिखेंगे। द्विवेदी जी का कहना है कि दोष शिक्षा में नहीं है, अनर्थ का कारण शिक्षा प्रणाली हो सकती है। यदि शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है तो स्त्रियों के लिए हितकारी नहीं है, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। स्त्रियों को कहाँ, कितनी और कैसी शिक्षा देनी है, उनको क्या पढ़ाना है, यह बात विचारणीय हो सकती है। स्त्रियों को पढ़ाने का विरोध करना किसी भी अवस्था में उचित नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पर उनका कहना क्या है कि आपको किसी भी प्रणाली में आपको जो है शिक्षा, स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन स्त्री को शिक्षा कब, कैसे और कितनी देनी है, इस पर हम विचार जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं,
कथन का आश्रय क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। बाबा विश्वनाथ जी जो हैं उनका बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर, और हमारे बिस्मिल्लाह खां जी वहाँ पर जाकर डेली शहनाई बजाया करते थे। तो क्या चीज़ है देखिए, काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं। काशी आज भी बिस्मिल्लाह खां के सुर पर सोती और जागती है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। कहते हैं काशी में जाकर जो लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो सीधे स्वर्ग जाते हैं, वहाँ पे मरना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा हीरा रहा और जो दो कौमों को एक होने की प्रेरणा देता है। तो कैसे एक देने की मतलब, बिस्मिल्लाह खां एक मुसलमान थे लेकिन तब भी जो है वो बाबा विश्वनाथ को बहुत मानते थे, वहाँ पर शहनाई बजाते थे। जब कभी कहीं पर भी वो परफॉर्मेंस देते थे तो उनका हमेशा मुंह जो है किस तरफ रहता था, जिधर बाबा विश्वनाथ है। तो इस तरीके से वो हमेशा पूरक कैसे रहे एक दूसरे के, बाबा विश्वनाथ की वजह से तो काशी मानी ही जाती है और उन्हीं की वजह से जो है काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। लेकिन दूसरे ही तरफ बिस्मिल्लाह खां भी जो है वो काशी की ही देन है और वहाँ पर आज भी बिस्मिल्लाह खां और शहनाई ये सभी कुछ भी गूंजती है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। घा है, वर्तमान समाज में समाज को संस्कृत कहा जा सकता है या सभ्य? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो अब संस्कृत और सभ्य क्या होता है, हमने आपको ये चीज बताई है। तो अब आज के समय में हम क्या चीज इसको बोलेंगे, तो क्या है, वर्तमान समाज को संस्कृत की अपेक्षा सभ्य कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, संस्कृत कौन सा व्यक्ति हुआ, जो आविष्कार करता है, यानी कि जो आविष्कार करता है उसको संस्कृत बोलते हैं, और उनके द्वारा जो आविष्कार की गई चीज़ों को हम आगे लेकर जाते हैं वो समाज क्या, वो लोग क्या कहलाते हैं, सभ्य कहलाते हैं। तो वही चीज़ है, आज हमारे खाने पीने, ओढ़ने पहनने, रहन सहन के तरीके, गमन आगमन के साधन आदि सभी हमारी सभ्यता है। हम पूर्व पीढ़ियों द्वारा आविष्कारित तरीकों और साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब पहले जिन लोगों ने आविष्कार किया था वो संस्कृत थे और उन्हीं के द्वारा जो चीज़ें उन्होंने आविष्कार की थी उन्हीं को आज हम नए तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्या कहलाए, हम सभ्य कहलाए, क्योंकि उनके आविष्कार की चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने स्वयं आवश्यकता या कल्याण की भावना से प्रेरित होकर आविष्कार नहीं किया, हमने कोई आविष्कार नहीं किया। ऐसे में हम संस्कृत नहीं परंतु सभ्य अवश्य कहला सकते हैं, क्योंकि संस्कृत कौन है, जो आविष्कार करता है वो आपका संस्कृत कहलाता है। अब आ गई प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 में हमारे काव्य खंड यानी कि क्षितिज बुक के काव्य खंड से जो है यहाँ पर कुछ पंक्तियां रखी जाएंगी, उनको पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने। तो जैसे आपको पता है कि ये पंक्तियां हमारी किससे दी गई है, सूरदास जी के पद से ली गई हैं, और ये हमारा प्रश्न रहेगा 5 नंबर का। तो पढ़ते हैं, हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन उरिया दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिसी निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत ज्यों ऐसो ज्यों करहु ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो जिनके मन चकरी। तो अब यहाँ पर क्या है, उद्धव जो है वो कृष्ण का योग संदेश लेकर आते हैं। तो उसमें यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण जो हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी जो है वो अपने जीवन का बस एकमात्र सहारा एक लकड़ी को पकड़कर समझा रहता है, उसी तरीके से श्री कृष्ण हमारे लिए जो है उस एक लकड़ी के मात्र के समान है जो हमारे लिए जीवन का सहारा है। हमने उनको मन क्रम वचन से अपना माना है और हम सोते जागते रात दिन जो है वो कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करो ककरी, और तुम जो ये सोग संदेश लेकर आए हो ये हमारे लिए उसी समान है जैसे हमारे मुंह में कोई कड़वी ककड़ी आ गई हो। ये ऐसा जोग है जिसे ना हमने सुना न जाना, कभी कुछ नहीं है। ये जोग तुम उनको जाकर दो, ये संदेश तुम उनकर जाकर दो जिनके मन चक्री के समान चंचल है। हमारा मन तो स्थायी है क्योंकि हम सिर्फ श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं। अब इस पर प्रश्न है, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है और क्यों? तो गोपियों ने हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा है क्योंकि गोपियों के लिए श्री कृष्ण ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा है, जिस प्रकार हारिल पक्षी के लिए एक लकड़ी ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा होती है। तो
तो यहाँ क्या है, गोपियां हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण के लिए कहती हैं, क्योंकि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी के आश्रय को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के आश्रय को नहीं छोड़ सकती हैं। उन्होंने मन क्रम वचन पूरी तरह से श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। तिन्हें लय सौंपों में किसकी और क्या संकेत किया गया है? तिन्हें लय सौंपों का तात्पर्य है इनको, उन लोगों को जाकर दो तुम ये योग संदेश जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं। तो यहाँ क्या है, गोपियां उद्धव को कहती है कि हम तो पूरी तरह कृष्णमय हो गई हैं और हमें योग की जरूरत नहीं है, हमारा मन भ्रमित नहीं है, क्योंकि उनका मन एकाग्र किस पे है? श्री कृष्ण पर एकाग्र है। इस योग की आवश्यकता तो उनको है जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, एक जगह नहीं लगता। इसीलिए इस योग को ऐसे लोगों को जाकर सौंपो, क्योंकि हमारा मन कहाँ? श्री कृष्ण में लगा। जो लोग, उन लोगों को इस योग के संदेश की जरूरत है जो कभी इस पर, कभी उस पर, कभी उस पर उनका मन लगा रहता है। गोपियों को योग कैसा लगता है और क्यों? कैसा लगता है उन्हें? कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तो क्या दिया है, गोपियां कहती हैं योग उन्हें कड़वी ककड़ी की तरह लगता है जिसे खाया या निगला नहीं जा सकता। गोपियां ये कहती हैं कि वे पूरी तरह से कृष्णमय हो गई हैं और ये योग का संदेश ऐसा है जिसे वो ना ले सकती हैं और ना ही निगल सकती हैं, यानी कि उस एक संदेश को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती और ना ही उसका पालन करना चाहती हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक लगभग 20 शब्दों में लिखने हैं। अब हमारे पास जो है, हमारे जो काव्य खंड से ही प्रश्न पूछे गए हैं, इनको हम ध्यान से करेंगे। तो ये हमारे होंगे 2 मार्क्स के 4, यानी कि आपको 4 प्रश्न करने हैं। जो एक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा और सभी के उत्तर लगभग 20 शब्दों के आसपास हमें लेने हैं। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के जीवन के कौन से अनुभव उन्हें आत्मकथा लिखने से रोकते हैं? तो जयशंकर प्रसाद की जो कविता है आत्मकथ्य, उसके पर आधारित ये प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन उनके मित्र बहुत प्रेशराइज कर रहे थे। वो बोले कि भाई हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिससे लोग प्रेरणा प्राप्त कर सके। तो यही कुछ कारण थे जिनकी वजह से वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिखने से बच रहे थे। उन्हें लगता था कि उनका जीवन साधारण है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे लोगों को किसी प्रकार की प्रसन्नता हो सके। उनका जीवन दुखद अनुभवों से भरा हुआ था जिन्हें वो किसी और को बांटना नहीं चाहते थे। मतलब उनके जीवन में ऐसी कोई खुशी नहीं है जिसे वो लोगों को बांटे और लोग उसको पढ़ के प्रसन्नता प्राप्त करें। उनके मन में किसी के प्रति कोमल भाव और निजी भावनाएं वे किसी अन्य के सामने नहीं रखना चाहते थे। उनके मन में अगर किसी के लिए कुछ पर्सनल बातें हैं तो वो किसी और के सामने नहीं रखना चाहते थे। इन्हीं सब कारणों से वे अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। नेक्स्ट है, बादलों की गर्जना का आवाहन कवि क्यों करना चाहता है? उत्साह कविता के आधार पर लिखिए। वो क्यों बोल रहे हैं कि बादलों को गरजने के लिए, बरसने की अपेक्षा वो ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं गरजने के लिए? ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि गर्जन से क्या होता है, लोगों के मन में उत्साह उत्पन्न होता है और जब वो उत्साह उत्पन्न होता है तो वो बदलाव का पार्ट बनते हैं। इसीलिए उन्होंने बरसने की बजाय गर्जन पे ज्यादा जोर दिया है। बादलों की गर्जना से तात्पर्य क्रांतिकारी स्वर भरना है। कविता के माध्यम से कवि क्रांति की आवश्यकता में को चिन्हित करता है कि मतलब अब ये समय है कि जब हमें बदलाव लाना है, चाहे प्रकृति हो चाहे समाज हो। तो प्रकृति में भी जो बादल जब आते हैं तो उससे पहले क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, सभी लोग गर्मी से बुरी तरह परेशान हो चुके होते हैं। तो अब क्या क्रांतिकारी बदलाव लाने हैं, वो ये बदलाव प्रकृति में बादल ही ला सकते हैं। बादल क्रांति का प्रतीक है। यह क्रांति रूपी बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरी करेगा और दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर उगाएगा। तो मतलब एक तरफ जहां जो प्यासे लोगों की प्यास बुझाएगा, वहीं पर जो अंकुर कहीं ना कहीं जमीन के नीचे सोए हुए हैं वो नमी पाकर फूट पड़ेंगे। तो उसी तरीके से क्या होगा, जब समाज में बुराइयां व्याप्त होती हैं और क्रांतिकारी आवाज उठती है तो उस आवाज से जो लोगों के मन में आवाज दबी रहती है, जो कभी बोल नहीं पाते, उनके मन की बातें भी बाहर आ जाती हैं अंकुर के समान। तो इसीलिए यहाँ पर बादलों को क्रांतिकारी रूप देने के कारण यहाँ पर उसे गरजने की बात कही गई है। अब गा है, कन्यादान कविता में व्यक्त किन्हीं 2 सामाजिक बुराइयों का उल्लेख हमें करना है।
पहली बात तो यहाँ पर एक करी गई थी कि सयानी नहीं हुई, यानी कि लड़की जो है अभी 18 वर्ष की नहीं हुई, उसकी शादी की बात करी जा रही है। और दूसरा हमारी बुराई थी समाज में व्याप्त दहेज प्रथा को लेकर। तो देखिए कैसे लिखेंगे, कन्यादान कविता में उल्लेखित कुरीतियां क्या हैं? बाल विवाह, लड़कियों की शादी ये उनके सयानी होने से पहले 18 वर्ष की आयु से पहले कर दी जाती थी। तो इसमें क्या है, लड़की अभी सयानी नहीं हुई, अर्थात वो लड़की छोटी है और उसका विवाह किया जा रहा है। एक ये कुरीति व्याप्त है। दूसरा, समाज में लड़कियां केवल घर की चार दीवारी तक सीमित रहती थी, उन्हें अपनी वेशभूषा, रूप, सौंदर्य पे ध्यान न देकर केवल घर के चूल्हे चौके पर ध्यान दिया जाता था। एक रूढ़ी ये थी कि उन्हें घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। तो तीसरा तो उसमें था ना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। तो ये तीसरी कुरीति भी हम दे सकते हैं कि वो दहेज प्रथा की तरफ इशारा किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकार की हिचकती आवाज उसकी विफलता क्यों नहीं है? उसकी हिचकती आवाज इसलिए है क्योंकि वो अपनी आवाज को जानकर रोके हुए है। क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो रही है, मुख्य गायक को ज्यादा बात उसको गायन के लिए रखा गया है। तो मुख्य गायक की आवाज में हिचक रहती है, संगीतकार की आवाज में हिचक इसलिए रहती है ताकि वो अपनी आवाज जो है सिर्फ सपोर्ट के लिए मुख्य गायक को दे सके, उसकी आवाज मुख्य गायक से ऊपर ना होने पाए। और ये हमेशा क्या होती है, उसकी मानवता होती है। ये बताती है कि वो आवाज ऊंची कर सकता है लेकिन जानकर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर वो मुख्य गायक को सम्मान दे रहा है, उसके गायन को सम्मान दे रहा है। यद्यपि संगीतकार की आवाज कमजोर और कांपती हुई थी, परंतु वह आवाज की कमी उसकी विफलता नहीं थी। वह प्रयास करता था कि गायक के रूप में उसकी आवाज मुख्य गायक से अधिक महत्वपूर्ण ना हो जाए, इसीलिए यह उसकी विफलता नहीं है, मनुष्यता का सूचक है। वह दूसरों को आगे बढ़ाता है और स्वयं को पीछे रखता है। ये क्या है, उसकी मनुष्यता है, क्योंकि मुख्य गायक को ही आगे बढ़कर गाना है और संगीतकार का काम है सिर्फ उसका सपोर्ट करना, इसीलिए उसकी आवाज में हिचक रहती है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 पर हमारे पास हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका जो है, कौन सी है, कृतिका भाग 2, उससे प्रश्न रखा गया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है हमारा 4 नंबर का, ध्यान से उसको पढ़ेंगे। आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही अखबार बंद हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में समाचार पत्रों के इस रवैये पर एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा के आधार पर जीवन मूल्यों की दृष्टि से लगभग 150 शब्दों में चर्चा कीजिए। तो क्या होता है, जो वहाँ पर चैप्टर में हमारे सामने पत्रकार ने पूरी रिपोर्ट तैयार करी होती है और उसे पत्रकार को छपने के लिए दे देता है, लेकिन वो जो एडिटर होते हैं वो छापने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ होती है। तो इसलिए अगर उन्होंने वो रिपोर्ट छाप दी तो अंग्रेज उनके क्या करेंगे, उनके प्रेस को बंद करा देंगे। तो यहाँ पर ये बात इंडिकेट होती है कि अंग्रेजों के समय में अंग्रेज विरुद्ध कोई भी ये कार्य करने पर उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होती थी, खास तौर पर पत्रकार या प्रेस बंद कर दिए जाते थे। तो यही पर आपको यहाँ पूरी चर्चा करनी है। दिए गए कथन आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही अखबार बंद हो जाएगा में एक रिपोर्ट को अखबार में छापने के बाद अखबार पर आने वाली गंभीर समस्या की बात की जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में लोगों के अंदर भय बना है कि कहीं अंग्रेज सरकार विरोध के जुर्म में जेल ना भेज दे, इसलिए लोग किसी भी प्रकार के विरोध करने से डरते थे कि मतलब अगर हमने विरोध किया तो वो हम पर अत्याचार करेंगे, हमें जेल भेज देंगे, इसलिए लोग वहां विरोध करने से भी डरते थे। यहाँ तक कि सही बात को भी लोगों के बीच फैलाने से डरते थे। साधारण लोग के साथ साथ पत्रकार भी अंग्रेज सरकार से डरते थे, इसीलिए वो ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं छापते थे जिससे अंग्रेजी सरकार को बुरा लगे। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अंग्रेज सरकार का पत्रकार के प्रति डर हावी है। तो अंग्रेज सरकार के प्रति पत्रकार कितना डरा हुआ है, ये चीज हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पत्रकार अपने पत्रकारिता का धर्म भूलकर अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि उसका अखबार का काम चलता रहे, क्योंकि अगर उसने अपने पत्रकार धर्म को इंपॉर्टेंस दी तो उसका पत्रकार जो उसका प्रेस है वो तुरंत का तुरंत बंद कर दिया जाएगा अंग्रेज सरकार के द्वारा।
पत्रकारों ने अंग्रेजों के गुलामी और जुर्म को स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ एही ठैया झुलानी हैरानी हो रामा के पात्रों दुलारी और टुन्नू ने अंग्रेजों के गुलामी और जुर्म को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसका विरोध निडर होकर करने का फैसला किया और वे आजादी की मांग करते हैं। दोनों पात्र पत्रकार से कमजोर हैं, लेकिन फिर भी आजादी के लिए संघर्ष करते हैं, जो उनके देश के प्रति प्रेम और त्याग को दर्शाता है। तो टुन्नू तो जैसे मार दिया जाता है, लेकिन उसी के मारे जाने पर दुलारी क्या है, गाना गाती है अंग्रेज सरकार के खिलाफ। तो किस तरीके से यहाँ पर दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट बनते हैं। पत्रकार एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, उनसे सशक्त पोजीशन पे है, लेकिन तब भी जो है वो विरोध नहीं कर पा रहा अंग्रेज सरकार का, लेकिन ये दोनों अंग्रेज सरकार का विरोध करते हैं। अब अथवा करके हमारे पास दूसरा है, तो मतलब दोनों में पहले ये क्वेश्चन करिए या ये करिए, दोनों में से एक क्वेश्चन करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कृतिका पुस्तिका से ही लिया गया है। तो क्या है यहाँ पर, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए कि विज्ञान के दुरुपयोग से किन मानवीय मूल्यों की क्षति होती है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि इस पाठ में बताया गया है कि विज्ञान का दुरुपयोग किया गया, यहाँ पर जो है विज्ञान द्वारा बनाए गए अणु बमों को हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया और किस तरीके से नुकसान हुआ। तो ये किस तरीके से मानवों को हानि पहुंचाता है, हमको ये बताना, दुरुपयोग जो है वो किस तरीके से हो रहा है। मैं क्यों लिखता हूं में लेखक के अनुसार आज विज्ञान का दुरुपयोग कई तरह से हो रहा है। देश विदेश विकास के लिए जीवाश्म ईंधनों का बढ़ चढ़कर उपयोग कर रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मतलब किसी तरीके से भी हम ईंधन बनाना चाहते हैं तो जीवाश्मों का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है। तो इनका इस्तेमाल करने से क्या है, बहुत पोल्यूशन फैलता है, तो ये हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है। कई देश एक से बढ़कर एक जैविक हथियार तैयार कर रहे हैं। अब आगे क्या है, हिरोशिमा में हुए विस्फोट के हमलों के कारण मानवता को क्षति पहुंची। सबसे बड़ा दुरुपयोग यहाँ पर जो विज्ञान का किया गया वो था, उन बमों के को जब गिराया गया तो बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। विज्ञान ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ियों आदि का निर्माण किया, इसकी वजह से जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो इनसे निकलने वाला जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, इससे भी हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोग गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग की जांच करके उसके गर्भ की हत्या कर देते हैं। तो किस तरह अल्ट्रासाउंड द्वारा मां के गर्भ का पता करा जाता है कि लड़का है कि लड़की। अगर लड़की है तो गर्भपात कर दिया जाता है, लड़का है तो रख लिया जाता है। तो इससे समाज का रेशियो बिगड़ रहा है, लड़का लड़की का अनुपात का रेशियो बिगड़ रहा है। तो ये भी एक गलत उपयोग है, करा जा रहा है। विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे कारण पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। इसके बाद मैं अपने समाज में विज्ञान के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाऊंगा। पर्यावरण साफ होगा तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो हम क्या प्रयास कर सकते हैं इस दुरुपयोग को रोकने के लिए, ये आप एंड में बताएंगे। तो यहां पर हमारा खंड गा खत्म हो गया। अब हम आ गए खंड घा पे। खंड घा से हमारा रचनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन शुरू होता है। तो यहां पर है हमारा प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों के निबंध लिखने हैं। अब हमें क्या लिखना है, 200 से 250 शब्दों का एक को निबंध लिखना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से हमें सिर्फ एक करना है और ये है हमारा 10 मार्क्स का। तो ध्यान रखिएगा, वर्ड लिमिट ज्यादा है तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर करेंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास में दिया गया है महानगरीय जीवन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जो लाइफ होती है उसके बारे में लिखा गया है। विकास की अंधी दौड़, संबंधों का हास और दिखावा, ये 3 पॉइंट्स पे हमें ये बात बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग डालेंगे महानगरीय जीवन, फिर इसको शुरू करेंगे। वर्तमान समय में भारत के अनेक प्रमुख नगर महानगरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। बहुत से नगर जो हैं अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तब्दील हो रहे हैं। एक नई महानगरीय सभ्यता पनपती जा रही है। आज के दौर में विकास की अंधी दौड़ में हर एक इंसान उसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। भाई हम सभी को ग्रोथ चाहिए, तो हम क्या हैं, उस दौड़ में, महानगरीय जीवन की दौड़ में हम भी शामिल हो रहे हैं।
जबकि असलियत यह है कि यह विकास की दौड़ बाहर से देखने पर जितनी लुभावनी लगती है, लोगों को इसमें नौकरी और व्यापार के अवसर दिखाई देते हैं, जिससे उनकी आय उन्हें मोह लेने वाली लगती है, परंतु जब उन्हें वास्तविकता का सामना करना पड़ता है तो उनके सारे सपने बिखर जाते हैं। कहने का तात्पर्य, बाहर से ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज बहुत चकाचौंध लगती है, यहाँ के लोगों की लाइफ बड़ी हाई फाई स्टाइलिश लगती है, लेकिन आप कभी इनकी लाइफ में झांक कर देखेंगे, इतना स्ट्रेस है, इतनी भाग दौड़ है, जो हमें सिर्फ बाहर से अच्छी लगती है मगर अंदर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि इनके पास ना सुकून है, ना इत्मीनान है, ना समय है और ना ही खुशी है। असलियत में जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी है। महानगरों में रहने वालों की समस्या बहुत ज्यादा है। अच्छे घरों के लिए बहुत किराया देना पड़ता है। झुग्गी झोपड़ी पहले तो रहने वाली नहीं होती, बल्कि साथ में गंदगी, स्वच्छता की कमी रहती है। तो आपको सबसे पहला जो रहता है वो रहने की जगह, क्योंकि इन सिटीज में जहां आप रहने की जगह देखते हो ना, वो बहुत कॉस्टली होती है। महानगरों में पहुंचकर जिंदगी की कठिनाइयों को झेलते झेलते आपसी संबंधों का हास शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है, जब वहां पर अब क्या होता है, पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन होता है, इसकी वजह से घर में भी जो है संबंध जो हैं वो क्या होने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। लोगों में इतना अपनापन नहीं रह जाता है। रिश्ते चाहे माता पिता के साथ हो, पति पत्नी के बीच हो, बच्चों के साथ हो, रिश्तेदारों एवं दोस्ती आदि में किसी के पास भी वक्त नहीं होता। उसके संबंध के बीच खटास आने लगती है। इससे कुछ कारण तो आदमी के रहने की जगह से काम करने की जगह के बीच दूरियां और उसमें लगता समय, जो कभी कभी 12 से 14 घंटा रोजाना होता है, बहुत बड़ा हाथ है। तो मतलब आप अपने घर से आप ऑफिस तक जाने का इतना समय है, वहां काम करना है, वहां से लौटना है, इतना स्ट्रेस और इतनी थकान हो जाती है कि हम अपने घर वालों से ही बात करना, और उनके पास समय नहीं है उनके पास बिताने के लिए। तो इससे क्या होता है, संबंधों में धीरे धीरे दूरियां आने लगती हैं, और जब दूरियां आने लगती हैं, जब हम अपने रिश्तों को समझ ही नहीं पाते, तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। पर इन सब के बावजूद महानगरों की चमक दमक का आकर्षण गांवों के लोगों को अपनी तरफ खींचता है, लोगों को खींचता है ये चीज। महानगरों में खाने पीने की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। बढ़ते हुए ट्रांसपोर्ट की वजह से वहां का वातावरण बहुत प्रदूषित रहने लगता है। बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी इन्हीं सब कारण से होता है। देखिए कितना, आप सिटीज में जाएंगे तो क्या होता है, इतनी सारी गाड़ियां हैं कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए ना वहां शुद्ध हवा मिलती है और ना ही शुद्ध जल। महानगरों के मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा लोगों को एक और समस्या का सामना करना पड़ता है, वह है दिखावा, या दूसरे शब्दों में आन बान शान का दिखावा। मतलब उसके पास इतना अच्छी चीजें हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। तो वो एक जो कंपैरिजन का जो एक होता है ना कि नहीं मेरे पास भी होना चाहिए, वो एक सबसे बड़ा एक और परेशानी का कारण बनता है। घर में आस पड़ोस में कोई समारोह हो तो ब्यूटी पार्लर, पहनने वाले एक एक कपड़े, आभूषण का नया होना एक अनिवार्य अंग बन गया है। अगर घर में या रिश्तेदारों में शादी समारोह हो तो लेन देन का दिखावा अपने चरम पर पहुंच जाता है। इन सब बातों को सामने रखे तो महानगरीय जिंदगी में आराम कम और कठिनाइयां ज्यादा हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती जा रही हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, नंबर 2 है पर्वों का बदलता स्वरूप। यानी कि जो हमारे त्योहार यानी कि फेस्टिवल होते हैं, अब उनका स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले कुछ और होता था, अब वो बदल रहा है। क्या है, इनको 3 बात में इसका मतलब क्या है आपको ये बताना है, यानी कि तात्पर्य। दूसरा है परंपरागत तरीके क्या थे पहले और अब क्या हो गए हैं। बाजार का बढ़ता प्रभाव, यानी कि बाजार में जो इतना डेकोरेशन के साथ सारी चीजें जो प्रस्तुत करी जाती हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा है इस पर। तो मिडिल टॉप हेडिंग डाल देंगे पर्वों का बदलता स्वरूप। उसके बाद शुरू करेंगे, समय के साथ साथ हमारे सभी पर्व और त्योहारों का स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले किसी भी पर्व में लोग पूरे उत्साह से भाग लिया करते थे। मंदिरों में पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ चला करता था। प्रत्येक घर में किसी ना किसी रूप में एक मंदिर भी हुआ करता था। परंतु आधुनिक युग में लोगों के पास समय का अभाव रहने लगा है। जो लोग किसी पर्व को मानते भी हैं, उनमें ज्यादातर सिर्फ औपचारिकता दिखाने लगे। मतलब हम अगर किसी पर्व को मनाते भी हैं तो औपचारिकता है, बस ऊपर ऊपर काम हो गया, मगर हम परंपरागत तरीके से काम नहीं करते। भारत में कई पर्व ऐसे भी हुआ करते थे जिनमें आदमी और औरतें दिन भर का उपवास रखते थे, परंतु अब इनमें से किसी की कोई रुचि नहीं है। मतलब फास्ट रख कर फिर पूजा करने वाले जो त्योहार होते थे, अब वो हमें देखने को भी नहीं मिलते हैं।
पर्वों और त्योहारों की परंपरागत तरीके को हम अगर याद करें तो त्योहारों की त्योहार किसी राष्ट्र की संस्कृति चेतना के मुख्य अंग स्वरूप और प्रतीक हुआ करते थे। भाई हमारा देश में बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, तो बहुत सारे त्योहार भी हैं और ये त्योहार हमारे देश की संस्कृति की पहचान है, क्योंकि ये हमारे देश को प्रेजेंट करता है विभिन्नता में भी एकता के रूप में। उनसे यह जाना जाता है कि कोई राष्ट्र वहां रहने वाली जातियों, उनकी सभ्यता और संस्कृति कितनी अपनत्वपूर्ण है। हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे मिलजुल के रहते हैं, जीवंत और प्राणवान है। पुराने वक्त में त्योहारों और पर्वों में अवसर पर ये घर परिवार के छोटे छोटे बड़े सभी सदस्यों को समीप आने, मिलने बैठने, एक दूसरे के सुख आनंद को साझा बनाने के अवसर होते थे। पर्वों और त्योहारों के बदलते स्वरूप के लिए आज बाजार का बढ़ता प्रभाव है। किसी भी पर्व को लोकप्रिय बनाने के लिए उससे संबंधित गानों की सीडी, छोटे बड़े नए नए स्टाइल के कपड़े, चुन्नियां आदि पहले से मिलनी शुरू हो जाती हैं। बाजार के बदलते और बढ़ते प्रभाव के कारण दीपावली चाइनीज पटाखों से भर जाती है। तो अब देखिए कितना, आप कोई भी फेस्टिवल आएगा, आप बाजार जाकर देखो, बाजार तरह तरह की चीजों से भरा रहता है, लेकिन जो हमारे परंपरागत तरीके थे वो कहीं ना कहीं अब खो गए हैं। तो वो ये सब किस लिए होता है? दिखावे के कारण होता है। अब हम आ गए अपने तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है बीता समय फिर लौटता नहीं। सही बात है, अगर आज हमारा ये समय बीत जाए तो ये कभी लौट कर नहीं आएगा। तो इस बात को हमें 3 जो है संकेत बिंदुओं के आधार पर व्यक्त करना है। पहला है समय का महत्व, यानी कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बताना है। समय गंवाने की हानियां, जब हम समय गंवा देते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान होता है। तीसरा है समय नियोजन, हम समय को किस तरह से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग डाल देंगे, बीता समय फिर लौटता नहीं है। कैसे है? समय यानी वक्त एक ऐसी चीज है कि एक बार वो बीत जाए तो फिर नहीं आता। इस सब बात का मलाल रहता है कि वह काम समय पर क्यों नहीं किया। मतलब हम जब बीत जाता तो हमें लगता है अरे यार ये काम कर लिया होता तो अभी नहीं होता। ठीक है। विशेषता ऑफिस में समय पर काम ना होने से कई बार आर्थिक नुकसान तक हो जाता है। इसीलिए सभी को समय के महत्व को समझना चाहिए। हम अगर समय पे काम ना करें तो आगे जाकर हमें परेशानी होती है, पैसे का नुकसान हो सकता है, कुछ हमारे साथ घटना घट सकती है। इसलिए हर चीज समय पर हमें करना चाहिए। समय वह धन है जिसका सदुपयोग ना करने से वह व्यर्थ चला जाता है, यानी हमने इसका उपयोग नहीं किया तो वो बेकार चला गया। हमें समय का महत्व तब पता चलता है जब 1 मिनट के विलंब के कारण गाड़ी छूट जाती है। यानी एक होता ना, गाड़ी तो समय से छूटेगी, और हमें तब पता चलता है जब 1 मिनट या आधे 30 सेकंड के हिसाब से हमारी अगर गाड़ी छूट जाए तब समझ आएगा ये 1 मिनट भी कितना इंपॉर्टेंट था। जीवन में वही व्यक्ति सफल हो पाते हैं जो समय का पालन करते हैं। लोगों को अपने समय को नियोजित करने की कला भी आनी चाहिए, यानी कि अपने अपने समय को बैलेंस करने का समय होना चाहिए कि इस समय हमें ये करना है, इस समय ये करना है। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एक मीटिंग में जाना है, एक अफसर से अलग मीटिंग और शाम को अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी भी देनी है, तो इसमें हर एक काम के लिए समय निकालना पड़ेगा। मतलब कभी बहुत सारे समय होते हैं, भाई सुबह हमें यहाँ काम करना है, दोपहर में यहाँ करना है, शाम को घर का काम है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर हमने ठीक से प्लानिंग नहीं करी तो हम समय को ठीक तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएंगे और हमारा काम सब बिगड़ जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बेकार की बातों में समय को गंवा देते हैं, मतलब फालतू की चीजों में हम अपने समय को गंवा दिया। मनोरंजन के नाम पर भी बहुत समय गंवाया जाता है। बहुत से व्यक्ति समय गंवाने में, जैसे मोबाइल पर गेम खेलने, बेकार की व्हाट्सएप ऐप पर बातें लिखने में आनंद का अनुभव करते हैं, परंतु ये प्रवृत्ति हानिकारक है। मतलब ये समय हमारा फालतू का है। आप मोबाइल लेकर फालतू की रील्स देखते रहोगे तो समय की बर्बादी ना, इससे हमें मिलना तो कुछ भी नहीं है। अब उसी चीज को आप सही तरीके से समय को व्यतीत करोगे तो हमें उससे बहुत कुछ मिलेगा। समय के ऊपर तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है। तो एक सूक्ति है हमारे पास, समय चूकी पुनी का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। मतलब जब समय चूक गया तो उसके बाद पछताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब वर्षा का कोई फायदा नहीं जब कृषि सूख गई, अर्थात जब काम बिगड़ गया है तब पछताने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है।
तो इस तरीके से हमारा निबंध पूर्ण हो गए। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 में हमारे पास पत्र दिए गए, 2 पत्र है, दोनों में से एक पत्र करना है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा पत्र है, क्योंकि पत्र हमारे पास औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है, तो ध्यान से देखेंगे। ये प्रश्न है हमारा 5 मार्क्स का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके क्षेत्र के पार्क को कूड़ेदान बना दिया गया है। अब पुलिस की पहल और मदद से पुनः बच्चों के लिए खेल का मैदान बन गया है, अतः आप पुलिस आयुक्त को धन्यवाद पत्र लिखिए। मतलब आपके क्षेत्र में बच्चों के खेलने के लिए जगह था, वहां पे लोगों ने कूड़ा फेंक फेंक के उसे कूड़ेदान बना दिया था, लेकिन पुलिस वालों ने और नगर निगम वालों ने मिलकर क्या किया, उसको सफा किया और वापस वहां पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना दिया। अब इससे आप सभी लोग बहुत खुश हैं, तो इसका आभार व्यक्त करते हुए आप पुलिस आयुक्त को धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये एक धन्यवाद पत्र है। अब पुलिस आयुक्त को आप पत्र लिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक औपचारिक पत्र है। तो इसको शुरू करेंगे। सेवा में पुलिस आयुक्त, पश्चिम दिल्ली। ठीक है, तो औपचारिक पत्र में हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में हम पहले लिखते हैं। फिर हमारी आती है डेट 18/12/2000। तो जो भी डेट, जिस भी डेट को आप पत्र लिखोगे हमेशा डेट वही रहती है। उसके बाद औपचारिक पत्रों में आता है विषय। विषय क्या है, आभार व्यक्त करने होते, क्योंकि हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो हम क्या लिखेंगे, आभार व्यक्त करने हेतु। शुरू करेंगे अब पत्र बहुत ही सम्माननीय शब्दों के साथ। महोदय, हम मदनपुर निवासी इस क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम दिल से आभारी रहेंगे। इस क्षेत्र में पार्क में पिछले कुछ वर्षों से कूड़ा फेंक फेंक कर उसे कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया था, परंतु पुलिस से मीटिंग के बाद पार्क के पास एक बोर्ड लगवाया गया कि उस क्षेत्र में कूड़ा फेंकना मना है। पुलिस विभाग ने एक सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति ने कूड़ा डालने वालों को वहां आने से मना कर दिया। फिर आसपास के रिहायशी इलाकों वाले लोगों के साथ पार्क में एक फुटपाथ का निर्माण कर पार्क को एक नया रूप मिला। अब सुबह और शाम को लोग पार्क में घूमने आने लगे और इसका श्रेय पुलिस विभाग को मिलना चाहिए कि पुलिस विभाग ने इतना हेल्प किया उस एरिया में लोगों को समझाने और कूड़ा ना फेंकने के लिए और वहां पे पार्क का पुनर्निर्माण के लिए। एक बार फिर से क्षेत्र के लोग आपको धन्यवाद देते हैं। मदनपुर क्षेत्र के निवासी सेक्रेटरी। तो अब यहाँ पर पूरे क्षेत्र के निवासियों की तरफ से ये पत्र लिखा गया था, तो आप उस क्षेत्र के एज ए सेक्रेटरी के रूप में लिख रहे थे। अगर आप सेक्रेटरी नहीं है तो आप एक लिख सकते हैं मदनपुर निवासी और नीचे अपना नाम। इस तरीके से एक आभार पत्र आप दे सकते हैं। अब अथवा करके हमारे पास में दूसरा पत्र क्या है, पटाखों से होने वाले प्रदूषण के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अब चूंकि ये आपको मित्र को पत्र लिखना है, तो ये क्या है, एक अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र हम किसको लिखते हैं, जिनको हम पहचानते हैं। तो ये एक अनौपचारिक पत्र है। तो उस कंडीशन में जब भी हमारे पास अनौपचारिक पत्र होता है तो सबसे पहले हम अपना पता लिखते हैं जहां पर हम रहते हैं। तो हमने शुरू किया 58 पंकज लेन, वसंत कुंज, नई दिल्ली, ये हमारा एड्रेस था। फिर हमने डेट डाली 25 नवंबर 2000। फिर उसके बाद मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो प्रिय मित्र, सा स्नेह या मधुर स्मृति, ऐसा करके हम शुरू करेंगे पत्र को। क्या है, तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि तुम्हारे माता पिता इन दिनों यूरोप घूमने गए हुए हैं और वे सभी प्रमुख जगहों पर जाएंगे। यूरोप घूमकर वापस आने वाले लोग वहां के वातावरण जो पूर्णतः प्रदूषण रहित है का वर्णन करते हैं। हमारे देश में अब अगले महीने दीपावली का पर्व आ रहा है। जहां तक दियों या बल्ब से शहर को रोशन होना बहुत अच्छा लगता है, वहीं दिवाली से पूर्व पटाखे चलाने से होने वाले प्रदूषण से वातावरण इतना खराब हो जाता है कि पटाखों से निकलने वाले सल्फर के कणों के कारण सांस लेना दूभर हो जाता है और ये कई बीमारियों की जड़ है। इसीलिए मैं तो तुमसे यही कहना चाहूंगा कि खुद भी पटाखे चलाने से परहेज करो और अपने आसपास के लोगों को भी पटाखे से होने वाले प्रदूषण के बारे में बताओ कि किस तरीके से दीपावली के दौरान ये जो पटाखे जलते हैं कितना पोल्यूशन फैलता है और ख़ास तौर से जहरीला प्रदूषण होता है, ये जो सल्फर मिल जाता है आपके वातावरण में, तो इससे बहुत तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसका उन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया है और उसको सचेत करते हुए मित्र को उससे भी रिक्वेस्ट करी कि आप भी पटाखे मत जलाओ और अपने आसपास के लोगों को भी रोको। तुम्हारा मित्र, नीचे काकागा, तो काकागा की जगह हमेशा अपना नाम लिखिएगा, ध्यान रखिए।
चलिए अब हम आ गए अपने प्रश्न पत्र के आखिरी प्रश्न पर। यहाँ पर क्या दिया है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 विज्ञापन दिए गए हैं, दोनों में से एक विज्ञापन हमें यहाँ करना है। ये है हमारा 5 मार्क्स का, ठीक है, 5 नंबर का हमारा ये जो है क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 50 शब्दों का हमें विज्ञापन तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हम कॉलम बना लेंगे कि आपका रेक्टेंगल हो सकता है, आपका स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ओवल हो सकता है, मगर हमेशा एक जो है आपको बॉक्स के अंदर ही बनाना है। फिर है पर्यावरण जागरूकता दौड़। अब पर्यावरण को जागरूक करने के लिए हमने एक दौड़ का आयोजन किया है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या लिख दिया, जागरूकता दौड़। अब ये कब हो रही है, दिनांक 16 जनवरी 2000 को इंडिया गेट से शुरू होगी, 16 जनवरी को ये शुरू होगी। पर्यावरण यानी पौधों का वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु निम्न वर्गों की दौड़ों का आयोजन किया गया। अब अलग अलग वर्ग के लोगों का अलग अलग आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर 3 तरह का है, देखिए क्या है। पहला है 10 किलोमीटर की दौड़, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा, क्योंकि बहुत लंबी दौड़ है तो जो लोग प्रोफेशनल है वो दौड़ेंगे, उनके लिए हमने लिख दिया। फिर 5 किलोमीटर की दौड़ है बच्चों व महिलाओं के लिए, थोड़ा कम दौड़ हमने किसके लिए रखी, बच्चों और महिलाओं के लिए रखी। फिर 1 किमी की दौड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो आपके सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए, क्योंकि भाई एजेड होते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं दौड़ सकते, इसलिए उनके लिए सिर्फ 1 किलोमीटर की दौड़ रखी गई। तो ये 3 वर्गों की जो दौड़ यहाँ पर रखी गई है। आप अपना पंजीकरण 10 अगस्त तक करवा सकते हैं। भाग लेने वाले प्रतिभागियों को एक टी शर्ट दौड़ शुरू होने से पहले दी है। पंजीकरण डेट हमने दे दी। फिर अब ये संयोजक कौन है, दिल्ली संघ, फोन नंबर ये हमने दे दिया। तो इस तरीके से विज्ञापन तैयार हो गया। अब हम आते हैं दूसरा विज्ञापन, हमारा ध्यान दीजिए, दोनों में से एक विज्ञापन करना है। विद्यालय की वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के प्रचार हेतु लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार किए। तो विद्यालय में वार्षिकोत्सव होने वाला है, यानी कि आपका एनुअल डे फंक्शन होने वाला है। उस पर विद्यार्थियों ने अपने हाथ से निर्मित कुछ हस्तकला की चीजें बनाई हैं, जिसका अब आपको विज्ञापन करना है ताकि वहां पर लोग आए और उसको खरीदें। तो कैसे इसका है, देखिए सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। जब हम रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे तो इसको कैसे शुरू करेंगे, ये आपको ध्यान ये देना है, ध्यान से देखिएगा। प्रचार हेतु विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन अब आप यहाँ पर कैसे, आप स्कूल में ही ये ऐसा विज्ञापन लगेगा, हम हर जगह तो छाप नहीं सकते हैं, तो ये स्कूल में एक सूचना के तौर पर लगता है। तो हमेशा इसको हम कैसे देंगे, विद्यालय में वार्षिकोत्सव हस्तकला प्रदर्शनी, तो इसे सूचना के तौर पर हम दे रहे हैं, दिया विद्यालय वार्षिकोत्सव कमेटी भारतीय स्कूल आगरा की तरफ से। अब यहाँ पर हमें देना है, हमारे विद्यालय में 24 दिसंबर 2000 को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसी दिन विद्यालय के क्रीड़ांगन में विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। जो लोग प्रदर्शनी वस्तुओं को खरीदने के इच्छुक होंगे वह सीधे उस स्टॉल से खरीद सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के परिवारजन वार्षिकोत्सव व प्रदर्शनी में आमंत्रित हैं। सेक्रेटरी, विद्यालय वार्षिकोत्सव कमेटी, भारतीय स्कूल आगरा द्वारा। तो अब देखिए, इस तरह की प्रदर्शनी में हम पूरा शहर इनवाइट नहीं कर सकते, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो ये एक स्कूल के वार्षिकोत्सव की प्रदर्शनी का विज्ञापन है, तो जाहिर सी बात है कि स्कूल में ही ये चीज छपेगी, वहीं पे इसका जो है स्टॉल्स लगेंगे, तो सिर्फ पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है। तो उस कंडीशन में ये एक नोटिस फॉर्म में स्कूल द्वारा इशू किया जाता है। तो ये विज्ञापन जो है क्या है, एक नोटिस के तौर पर सभी विद्यार्थियों के पेरेंट्स को दी जाती है। तो इसीलिए हमने इसे कैसे एक नोटिस फॉर्म में रेडी किया है। क्लियर हो गया आपको? तो ये इस प्रश्न के साथ हमारा पूरा प्रश्न पत्र हमने फटाफट खत्म कर दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी तरीके से हम अपने आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फटाफट प्रिपेयर करते रहेंगे। तो आगे अभी और भी हैं, ध्यान से इसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।